इस जंगल का कानून मेरी दहाड़ तय करती है। जो इसे तोड़ने की जुर्रत करेगा उसे मेरा पंजा याद रखेगा और मेरा न्याय उसकी मौत का फरमान होगा। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह जंगल के हृदय से निकली एक प्रतिज्ञा थी, एक ऐसा अटल संकल्प जिसकी गूंज जंगल के सबसे घने पेड़ों से लेकर सबसे दूरस्थ पहाड़ों तक सुनाई देती थी। इस प्रतिज्ञा का वाहक था डिटेक्टिव बाघ कुमार, एक बाघ जिसकी कद काठी किसी पौराणिक योद्धा सी विशाल थी, जिसकी धारियां उसके शरीर पर किसी नक्श कदम सी गहरी उकेरी हुई थीं और जिसकी आंखें अंधेरी रात में भी दो जलते हुए अंगारों सी चमकती थीं। वह सिर्फ एक जासूस नहीं था, वह शांतिवन नामक इस विशाल और रहस्यमयी जंगल का अनौपचारिक रक्षक था, एक ऐसा एनिग्मा जिसका तेज दिमाग किसी शतरंज के माहिर खिलाड़ी से भी ज्यादा शातिर और जिसके पंजे किसी प्राचीन युद्ध कुल्हाड़ी से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। उसके एक ही पंजे के वार में एक बड़ा पेड़ जमीन से उखड़ सकता था और उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता था। यह जंगल, जिसे कभी शांतिवन कहा जाता था, अपनी नैसर्गिक सुंदरता और सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जाना जाता था। इसकी हवा में ताजगी थी, इसके झरनों में जीवन का संगीत था और इसके हर कोने में शांति का वास था। यहाँ हिरण और खरगोश बिना किसी डर के घास चरते थे, पक्षी पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर अपने मधुर गीत गाते थे और शिकारी जानवर भी अपने नियमों का पालन करते हुए केवल अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करते थे, कभी बर्बरता या लालच में नहीं। सदियों से शांतिवन प्रकृति के संतुलन का एक आदर्श उदाहरण रहा था, लेकिन अब इस संतुलन में एक भयानक दरार पड़ने लगी थी। पिछले कुछ हफ्तों से इस जंगल का सामंजस्य एक अजीब सी अप्राकृतिक खामोशी में बदल रहा था, एक ऐसी खामोशी जो किसी तूफान से पहले की चेतावनी सी लग रही थी। इस खामोशी के पीछे एक भयानक सच छिपा था। जंगल के सबसे धनी और प्रभावशाली सदस्य एक एक करके रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। सबसे पहले व्यापारी हाथी राजा, जो अपनी विशाल संपत्ति और दूरदर्शी व्यापारिक सूझबूझ के लिए जाने जाते थे, एक दिन अचानक अपने विशाल महल नुमा घर से गायब हो गए। उनके घर के बाहर कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं, बस एक खाली जगह जहां कभी उनकी प्रभावशाली उपस्थिति होती थी। कुछ ही दिनों बाद लोमड़ी सेठ, जो जंगल के सबसे चालाक और अमीर जौहरी थे, अपने हीरे जवाहरात से भरे तहखाने के साथ गायब हो गए। उनके घर से भी कोई सुराग नहीं मिला, सिवाय एक हल्की सी अजीब सी गंध के, जिसे केवल बाघ कुमार की संवेदनशील नाक ही पहचान पाई थी। और फिर भालू चौधरी, जो जंगल के सबसे बड़े लकड़ी के व्यापारी और एक सम्मानित समुदाय के नेता थे, अपनी मजबूत कुल्हाड़ी और अपने वफादार मजदूरों के साथ जंगल के भीतर अपने लकड़ी के यार्ड से अचानक लुप्त हो गए। ये हर घटना अपने पीछे कोई ठोस सुराग नहीं छोड़ती थी, कोई चश्मदीद गवाह नहीं होता था, बस एक बढ़ती हुई दहशत जो जंगल के हर जानवर की सांसों में, हर हवा के झोंके में घुलती जा रही थी। दिन में जंगल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, एक अदृश्य भय जंगल के हर कोने को अपनी गिरफ्त में ले लेता था। कोई नहीं जानता था कि अगला शिकार कौन होगा और कौन इसके पीछे था। जंगल का हर जानवर सशंकित था। दोस्त एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे थे और विश्वास की नींव हिलने लगी थी। डिटेक्टिव बाघ कुमार का ऑफिस, जो एक विशालकाय और प्राचीन बरगद के पेड़ के भीतर खूबसूरती से बना हुआ था, अब उसका कर्म क्षेत्र बन चुका था। बरगद की जड़ों ने ऑफिस को एक प्राकृतिक कवच प्रदान किया था और उसकी विशालकाय शाखाएं छत का काम करती थीं। ऑफिस के अंदर की दीवारें, जो पेड़ की छाल से बनी थीं, जंगल के जटिल नक्शों और अपराध स्थल की तस्वीरों से पट्टी पड़ी थीं। उसकी भारी भरकम टेबल पर, जो एक विशालकाय कटे हुए पेड़ के तने से बनी थी, खाली चाय का कप पड़ा था। उसके बगल में जंगल का एक विस्तृत नक्शा फैला हुआ था, जिस पर लाल निशानों का एक घना जाल बिछा था। हर लाल निशान एक लापता जानवर को दर्शाता था और हर निशान बाघ कुमार के माथे पर एक और गहरी शिकन डाल देता था। उसके मन में विचारों का बवंडर चल रहा था, हर एक सुराग को जोड़ते हुए, हर एक संभावना पर विचार करते हुए। उसका सहायक चिंटू, एक फुर्तीला और तेज तर्रार लंगूर, जिसकी आंखें किसी पारखी बाज से भी ज्यादा तेज थीं और जिसकी बुद्धि किसी कंप्यूटर से भी ज्यादा तेजी से काम करती थी, लगातार नई जानकारी इकट्ठा कर रहा था। चिंटू की आंखों में भी चिंता की गहरी परछाई थी, क्योंकि जंगल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने अपनी छोटी सी नोटबुक
जो केले के पत्तों से बनी थी, को बंद करते हुए कहा, बॉस, कोई नया सुराग नहीं, हर कोई डरा हुआ है। जंगल में एक अफवाह फैल रही है कि यह किसी बड़े अदृश्य शिकारी का काम है जिसने जंगल को अपना नया शिकारगाह बना लिया है। उसकी आवाज में निराशा और थोड़ी सी घबराहट साफ झलक रही थी। बाघ कुमार ने अपनी आंखें बंद की, अपने शक्तिशाली फेफड़ों में जंगल की हवा को भरा और एक गहरी लंबी सांस ली। उसकी शक्तिशाली इंद्रियां जंगल की हर बारीक गंध, हर धीमी आवाज को महसूस कर रही थीं, जैसे वह स्वयं जंगल की सांसें सुन रहा हो। कुछ पल की गहन एकाग्रता के बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी गहरी भूरी आंखों में अब एक नई जलती हुई चमक थी, एक ऐसी चमक जो सच्चाई को भेदने की उसकी अदम्य इच्छा शक्ति को दर्शाती थी। शिकारी? नहीं, चिंटू, ये किसी शिकारी का काम नहीं। बाघ कुमार की आवाज गहरी और ठोस थी, जैसे किसी चट्टान से निकली हो। शिकारी शिकार करता है अपनी भूख मिटाने के लिए। वह अपने शिकार को छिपाता नहीं, वह उसे खाता है और उसके अवशेष छोड़ जाता है। ये काम किसी अदृश्य शिकारी का नहीं है, ये काम है जंगल माफिया का। और उनका यह पहला वार, यह सिर्फ शुरुआत है। ये एक गहरी जटिल साजिश का हिस्सा है जो जंगल के हर कोने को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही है। उसने अपने विशाल पंजे से नक्शे पर एक और लाल निशान लगाया, ठीक उसी जगह पर जहां से आखिरी बार भालू चौधरी को देखा गया था, जंगल के पूर्वी छोर पर स्थित पुराना लकड़ी का यार्ड। उस जगह से एक अजीब सी गंध आ रही थी, एक ऐसी गंध जो किसी भी प्राकृतिक शिकारी जानवर की नहीं थी और न ही किसी परिचित इंसान की। ये एक कृत्रिम रासायनिक गंध थी जो उसे लगातार परेशान कर रही थी, जैसे कि कोई अदृश्य विष जंगल की हवा में घुल रहा हो। उसे महसूस हो रहा था कि यह कोई साधारण अपराध नहीं है, बल्कि एक गहरी संगठित साजिश का हिस्सा है जो जंगल के शांत जीवन को हमेशा के लिए बदल देना चाहती है। बाघ कुमार अपनी कुर्सी से उठा। उसका विशालकाय शरीर एक पेड़ के तने की तरह सीधा और स्थिर था। उसने अपनी शक्तिशाली पीठ को सीधा किया, जिससे उसकी मांसपेशियां और भी ज्यादा उभर आईं। उसकी आंखें अब किसी भी संदेह से मुक्त थीं। उनकी जगह एक अडिग दृढ़ संकल्प ने ले ली थी। वह जानता था कि अब वक्त आ गया था कि वह अपने पंजे जंगल के सबसे गहरे रहस्य में डाले और जंगल माफिया के चेहरे से नकाब हटाए। यह सिर्फ 3 लापता जानवरों का मामला नहीं था, यह जंगल के अस्तित्व, उसकी आत्मा का मामला था। और डिटेक्टिव बाघ कुमार तब तक चैन से नहीं बैठ सकता था जब तक वह इस साजिश की जड़ तक पहुंचकर इसे हमेशा के लिए उखाड़ न फेंके। चिंटू, बाघ कुमार ने अपनी गहरी आवाज में कहा, तैयार हो जाओ। आज रात हम जंगल के हर अंधेरे कोने में घुसेंगे। हम हर उस साए का पीछा करेंगे जो इस खामोशी को पैदा कर रहा है, क्योंकि जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता, मैं अपनी दहाड़ नहीं रोकूंगा। चिंटू ने उत्साह से सिर हिलाया। उसे पता था कि जब बाघ कुमार किसी मिशन पर निकलता है तो वह तब तक नहीं रुकता जब तक न्याय की विजय न हो जाए। जंगल एक बार फिर अपनी सांसें रोककर इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रक्षक डिटेक्टिव बाघ कुमार अब मैदान में उतर चुका था। यह एक नया युद्ध था और इस बार दांव पर पूरे जंगल का भविष्य था। सुबह की पहली किरणें अभी जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ों की चोटियों पर ही उतर रही थीं, जब डिटेक्टिव बाघ कुमार और चिंटू ने अपनी जांच को और गहरा करने के लिए अपने ऑफिस से प्रस्थान किया। रात की खामोशी अब भी जंगल पर हावी थी, लेकिन बाघ कुमार के दिल में एक नई आग जल रही थी। उसकी इंद्रियां पूरी तरह से सक्रिय थीं, हर गंध, हर आवाज, हर सूक्ष्म संकेत को पकड़ने के लिए तैयार। चिंटू अपनी छोटी सी डिटेक्टिव किट और केले के पत्तों की नोटबुक के साथ अपने विशाल बॉस के पीछे पीछे फुर्ती से चल रहा था। उसकी आंखों में भी वही दृढ़ता थी जो बाघ कुमार की आंखों में चमक रही थी। उनकी पहली मंजिल भालू चौधरी का लकड़ी का यार्ड था, जो जंगल के पूर्वी छोर पर एक घने देवदार के जंगल के पास स्थित था। ये वही जगह थी जहां से भालू चौधरी आखिरी बार देखे गए थे। यार्ड में बिखरी हुई लकड़ियों के गट्ठे और छोड़े हुए औजार अचानक हुए गायब होने की कहानी कह रहे थे। हवा में अब भी वही अजीब सी कृत्रिम गंध तैर रही थी जो बाघ कुमार को रात भर परेशान कर रही थी। एक ऐसी गंध जो उसे किसी केमिकल या मशीनरी की याद दिलाती थी, न कि जंगल की प्राकृतिक सुगंध की। बाघ कुमार ने अपनी विशाल पंजों को धीरे धीरे जमीन पर रखा, हर कदम पर जमीन की मिट्टी को महसूस करते हुए। उसकी गहरी शक्तिशाली आंखें जमीन पर हर छोटे से निशान को परख रही थीं। लकड़ी के गट्ठों के बीच, पेड़ों की जड़ों के पास और गीली मिट्टी पर उसे कुछ अजीब निशान दिखे। ये निशान न तो किसी जानवर के पंजों के थे,
न ही किसी इंसान के जूतों के। ये निशान गहरे और चौड़े थे, जैसे किसी भारी भरकम पहिए के हों जो मिट्टी में गहराई तक धंस गए हों। चिंटू, जरा ये देखो, बाघ कुमार ने अपनी गहरी फुसफुसाती आवाज में कहा, जो जंगल की खामोशी में भी स्पष्ट सुनाई दी। ये निशान किसी गाड़ी के हैं, लेकिन कौन सी गाड़ी और क्यों? चिंटू अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए तुरंत जमीन पर झुक गया। उसने अपनी छोटी उंगलियों से निशानों की गहराई और चौड़ाई का अनुमान लगाया। बॉस, ये निशान किसी साधारण बैलगाड़ी के नहीं हैं। ये बहुत भारी गाड़ी के लगते हैं और पैटर्न भी अलग है। यहाँ जंगल में ऐसी कोई गाड़ी नहीं चलती। चिंटू ने आसपास के पेड़ों पर चढ़कर दूर तक नजर दौड़ाई, अपनी तेज आंखों से हर दिशा में देखा। मुझे दूर दूर तक कोई सड़क या पगडंडी नहीं दिख रही जहां इतनी बड़ी गाड़ी चल सके, सिवाय पुरानी शिकारियों की पगडंडी के, जो बहुत कम इस्तेमाल होती है। बाघ कुमार ने अपनी आंखों को सिकोड़ा। पुरानी शिकारियों की पगडंडी। उसे कुछ याद आया। बहुत साल पहले जब जंगल में इंसान अभी भी शिकार करने आते थे, तब कुछ भारी वाहन उस पगडंडी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब उस पगडंडी का इस्तेमाल शायद ही कोई करता हो। अगर यह गाड़ी रात में चलती थी तो यह सामान्य नहीं है। सामान्य व्यापारी दिन में अपनी बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। उसने अपनी नाक से हवा को सूंघा, उस अजीब रासायनिक गंध का पीछा करते हुए। गंध कुछ दूरी तक पगडंडी के साथ साथ जा रही थी, फिर अचानक जंगल के घने हिस्से में मुड़ गई जहां कोई पगडंडी नहीं थी। इस गंध का स्रोत ढूंढना होगा। यह किसी खतरे की निशानी है। बाघ कुमार को लगा कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसे किसी ऐसे जानवर की मदद चाहिए जो जंगल के हर कोने से वाकिफ हो, जो हर रोज इन रास्तों से गुजरता हो और जिसकी याददाश्त बहुत तेज हो। चिंटू तुरंत समझ गया कि उसका बॉस क्या सोच रहा है। बॉस, मुझे लगता है कि हमें बूढ़े उल्लू पंडित जी से मिलना चाहिए। उनकी उम्र जंगल जितनी है और उनकी आंखें और कान हर बात पर रहते हैं। बूढ़े उल्लू पंडित जी जंगल के सबसे पुराने और ज्ञानी निवासी थे। वे एक विशाल पुराने ओक के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर रहते थे, जहां से उन्हें पूरे जंगल का विहंगम दृश्य दिखाई देता था। उनकी दाढ़ी, जो सफेद पंखों से बनी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक पहुंचती थी। उनकी आंखों में जंगल के सदियों का ज्ञान छिपा था। बाघ कुमार और चिंटू को उन तक पहुंचने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जब वे पहुंचे तो पंडित जी पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे उन्हें पता था कि वे आने वाले हैं। स्वागत है डिटेक्टिव बाघ कुमार, पंडित जी ने अपनी गहरी धीमी आवाज में कहा, जैसे जंगल की पुरानी हवा बोल रही हो। मुझे पता था कि तुम आओगे। जंगल की हवा में डर की गंध घुल रही है। बाघ कुमार ने सीधे मुद्दे पर बात की। पंडित जी, क्या आपने हाल ही में कोई अजीब चीज देखी है? कोई भारी गाड़ी जो रात में चलती हो? पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की, अपने ज्ञान और यादों के समुद्र में गोता लगाया। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। हाँ बाघ कुमार, मैंने देखी है। कुछ दिन पहले एक नहीं बल्कि कई बार। एक अजीब सी गाड़ी, बड़ी काली, और उसमें से एक अजीब सी अप्राकृतिक गंध आ रही थी। वो रात में चलती थी, बिना हेडलाइट्स के, जैसे किसी भूत की गाड़ी हो, बिल्कुल खामोशी से। मैंने पहले सोचा कि यह मेरा बुढ़ापा है, लेकिन अब तुम इसकी पुष्टि कर रहे हो। पंडित जी ने अपनी गर्दन घुमाई, अपनी तेज आंखों से जंगल की दिशा में इशारा करते हुए कहा। वह जंगल के बाहरी छोर पर पुरानी खदान की तरफ जाती थी, उस खदान की तरफ जहां कोई नहीं जाता। उल्लू पंडित जी की बात सुनकर बाघ कुमार के दिमाग में एक साथ कई तार जुड़ने लगे। रात में चलने वाली गाड़ी, अजीब गंध और 3 धनी जानवरों का रहस्यमय तरीके से गायब होना, ये सब एक बड़े पैटर्न का हिस्सा लग रहा था। पुरानी सुनसान खदान, वो जगह जो जंगल के हर जानवर के लिए एक वर्जित क्षेत्र थी, जहां से बुरी आत्माओं की कहानियां जुड़ी थीं। यह एक ऐसी जगह थी जहां जंगल माफिया जैसी कोई चीज आसानी से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सकती थी, बिना किसी की नजर में आए। पुरानी खदान, बाघ कुमार ने अपनी आवाज में एक दृढ़ निश्चय के साथ दोहराया। यही जगह है जहां हमें जाना होगा। ये जंगल माफिया का गढ़ है। चिंटू ने उत्साह से अपनी छोटी सी मुट्ठी भींच ली। तो बॉस, क्या हम आज रात ही चलेंगे? बाघ कुमार ने सिर हिलाया। हाँ चिंटू, आज रात हमें इस रहस्य का पर्दाफाश करना होगा। अब हमें सिर्फ यह इंतजार करना है कि सूरज ढले और अंधेरा छा जाए। सूरज ढलते ही जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दिन की चहचहाहट शांत हो चुकी थी और दूर से सियारों के रोने की आवाजें आ रही थीं, जो डर को और बढ़ा रही थीं। चांद की रोशनी पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर एक रहस्यमयी जाल बना रही थी।
बाघ कुमार और चिंटू घने पेड़ों की ओट में छिपकर उस पुरानी शिकारियों की पगडंडी के पास इंतजार कर रहे थे, जहां से रहस्यमयी गाड़ी के निशान मिले थे। उनकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं, हर दिशा में पैनी नजर रखे हुए। कुछ घंटों की खामोशी के बाद उन्हें दूर से एक धीमी भारी आवाज सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जो जमीन को भी हल्का सा कंपा रही थी। एक काली परछाई बिना रोशनी के, बिना किसी चेतावनी के उनकी तरफ बढ़ रही थी। वह वही रहस्यमयी गाड़ी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जैसे कि एक विशालकाय अदृश्य जानवर हो जो जंगल के अंधेरे में फिसल रहा हो। बाघ कुमार ने चिंटू की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नया संकल्प था, एक ऐसा संकल्प जो किसी भी डर को पीछे छोड़ चुका था। आज रात चिंटू, बाघ कुमार ने फुसफुसाते हुए कहा, इस रहस्य का पर्दाफाश होगा और जंगल माफिया को उनके पहले वार का जवाब मिलेगा। चिंटू ने दृढ़ता से सिर हिलाया। वे दोनों अब तैयार थे। जंगल एक बार फिर अपनी सांसें रोककर इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रक्षक डिटेक्टिव बाघ कुमार अब अंधेरे में छिपकर दुश्मन का पीछा करने जा रहा था। यह एक नया युद्ध था और इस बार दांव पर पूरे जंगल का भविष्य था।